हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और मन लगा करके पढ़ाई कर रहे होंगे। तो चलिए आज हम कक्षा 7वीं के हिंदी पाठ्य पुस्तक किसलय भाग 2 का 12वां अध्याय पढ़ते हैं। इस अध्याय का जो शीर्षक है वो जन्म बाधा है। तो बच्चों यहाँ शीर्षक जन्म बाधा क्यों दिया गया है, यह हमें तभी पता चलेगा जब हम इस अध्याय को पढ़ेंगे। तो चलिए देर न करते हुए इसे पढ़ना आरंभ करते हैं। बबलू ने यह लीड फेंकी होगी। झाड़ू लगाते समय उसे खाट के नीचे मिली थी। अब देखिए बबलू ने क्या फेंकी, लीड फेंकी, जो उसे कहाँ मिली तो खाट के नीचे से। यहाँ देखिए बच्चों ये खाट है। गांव में आप लोगों ने इस तरह की चारपाई देखी होगी जो रस्सियों से बुना जाता है, इसे खाट कहते हैं। गांव के लोग इसे खटिया कहते हैं। तो खटिया तो देखा ही होगा आप लोगों ने। तो यहाँ बबलू जो है वो क्या करता है, एक लीड फेंक देता है, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि अभी पूरी तरह खत्म भी नहीं हुई है, लीड अभी खत्म भी नहीं हुई और बबलू ने उसे फेंक दी। ऐसी फिजूल खर्चियों पर पप्पा नाराज होते हैं। कौन नाराज होता है, पप्पा। आप भी ऐसा ही करते हैं ना, लीड थोड़ी सी बची हुई रहती है और आप फेंक देते हैं क्योंकि आपको लगता है कि वो अब किसी काम का ना रहा। अब आगे कहा जा रहा है, खैर जाने दो, अपना तो काम ही बना। कागज और लिफाफा पप्पा के झोले से निकाल ही चुकी हूँ। उनको पता नहीं चला, नहीं तो ज़रूर पूछते। अब देखिए खाट के नीचे बैठी एक लड़की आपको दिख रही है। वो कह रही है कि खैर जाने दो, ये जो लीड है वो तो मेरे काम की है। मैंने पप्पा के बैग से क्या निकाला था, कागज और लिफाफा, और उस पर वह कुछ लिखने वाली है। लीड उसे मिल गया था और कहती है अगर पप्पा को पता होता तो पूछते, लेकिन उन्हें पता ही नहीं चला। अब जल्दी लिख लेना है मुझे, देर करूँगी तो फिर मौका नहीं मिलेगा। अभी माँ की आँख लगी है, कुछ देर तो नहीं ही जागेगी। छोटकी भी माँ का दूध चूसते चूसते सो गई। वह अगर जाग गई तो आफत है, उसे लादे फिरना होगा। अब ये जो लड़की खाट के नीचे लिख रही है, लिखती हुई आपको दिख रही है, वो क्या कह रही है कि जो मुझे लीड मिला है और मेरे पास जो कागज़ और लिफाफा है उसमें मैं फटाफट लिख लेती हूँ, क्योंकि उसकी माँ की आँख अभी लगी है। आँख लगना यानी कि उसकी माँ जो है वो अभी अभी सोई ही है, अभी अभी उसकी माँ को नींद आया ही है। अगर जग गई तो फिर मुश्किल हो जाएगा लिखना। और देखो एक छोटा सा बच्चा, यानी उस लड़की की छोटी सी बहन, जिसको क्या कह रही है, छोटकी कह रही है, कह रही वो भी अभी सो गई है माँ के साथ। अगर जग गई तो उसे लादे फिरना होगा। लादे फिरना यानी कि उसको गोद में लेकर के घुमाना पड़ेगा। क्या लिखूं, कैसे शुरू किया जाता है। अच्छा लिख देती हूँ, प्यारे प्रधान। यह प्यारे व्यारे क्या लिखना, वह कोई बच्चे थोड़े ही हैं। तब परम प में कौन सा उ लगेगा, बड़ा या छोटा। माँ को जगा कर पूछूं, उससे भी आता होगा, और वह जग गई तो लिखना ही नहीं होगा। लिख देती हूँ कुछ भी। अब देखिए मन में कितने सारे सवाल आ रहे हैं उसके। सोच रही हैं कि शुरुआत किससे करूँ, क्या लिखूँ। प्यारे प्रधानमंत्री लिखूँ, यहाँ देखिए ये प्रधान शब्द है, इसके आगे वह सोच रही क्या लिखूं, प्यारे प्रधानमंत्री लिखूं या परम लिखूं। उसके समझ में नहीं आ रहा है कि वो लिखना कैसे शुरू करे, आरंभ कैसे करे, क्योंकि उसे अपनी बात कहनी है। तो सोचती है क्या माँ को जगाऊं, फिर सोचती है अगर माँ जाग गई तो लिखना भी मुश्किल है, वो तो लिखने ही नहीं देगी। तो चलिए बच्चों देखते हैं आगे उसने क्या किया। अब सोच रही है लेकिन गलत हुआ तो बात बिगड़ सकती है, जिस पर लड़की को सही लिखना तक नहीं आता, उसकी बात कौन सुनेगा। लेकिन क्यों नहीं सुनी जाएगी मेरी बात। हिज्जे गलत हो पर बात तो सही है, जो हो लिख देती हूँ सीधी सीधी। कह रही है कि अच्छा कोई बात नहीं, अगर मुझे लिखना नहीं आता तो क्या हुआ, अगर मान लो मैं हिज्जे गलत करती हूँ तो क्या हुआ, मैं जो अपनी बात कहना चाहती हूँ वो तो समझ ही जाएंगे। तो चलो सीधे सीधे लिख देते हैं।
अब वह सीधे सीधे लिखना आरंभ करती है। लिखने से पहले देखिए भगवान को याद कर रही है, जय माता रानी, जय गणेश जी। और पड़ोस वाली हिना बात बात पर किन्हें याद करती है? हाँ, या रब्बा, वो रब्बा को भी याद कर रही है। मुझे आज यह चिट्ठी लिखवा दो, लिखवा ही दो भगवान, मेरी कोई मदद करने वाला नहीं है, कोई नहीं। अब क्या कहती है भगवान से? भगवान बस इतनी सी कृपा करो कि आज ये चिट्ठी मैं लिख लूँ, नहीं तो मेरा कोई मदद नहीं करने वाला है यहाँ। उसकी आंख भर आई, लेकिन वह रोकर समय बर्बाद नहीं करना चाहती थी, इसीलिए जैसे तैसे लिखने ही लगी। अब मन क्या हो गया उसका? भावुक हो गया। तो कहती है कि चलो मैं रो रो करके अपना समय नहीं खराब करूँगी, मैं प्रधानमंत्री जी को पत्र लिख ही देती हूँ। अब देखिए कैसे लिखती है वो नन्ही सी बच्ची। पत्र लिख रही है, प्रधानमंत्री जी प्रणाम। शुरुआत उसने ऐसे किया, कहा मैंने सुना है बंधुआ मजदूरों को उनके मालिक से छुड़वाया जा रहा है, मुझे भी छुड़ा दीजिए ना, मेरी पढ़ाई नहीं हो सकी है। पापा कहते हैं बाद में देखा जाएगा। बाद में यानी कभी नहीं, 12 की तो हो गई हूँ। अब देखिए वो छोटी सी बच्ची प्रधानमंत्री जी को एक पत्र लिखती है, जिसमें वह प्रधानमंत्री जी से कहती है कि मैंने सुना है आप क्या कर रहे हैं, बंधुआ मजदूरों को छुड़ा रहे हैं। अच्छा बच्चों, कौन मुझे बता सकता है बंधुआ मजदूर मतलब क्या होता है? बंधुआ मजदूर उसे कहते हैं बच्चों, जो किसी के यहाँ रह करके काम करता है, वह परमानेंटली यानी पूर्ण रूप से उसके यहाँ ही रहता है, किसी के यहाँ रह करके काम करना। ठीक है, तो बंधुआ मजदूर भी ऐसे हैं कि वह किसी के यहाँ रह करके काम करते हैं, उसे पैसे नहीं दिए जाते और उसे खाना पीना सारी चीज़ें वहीं दी जाती हैं, एक बंधक की तरह बना करके उसे रखते हैं। तो यहाँ वो छोटी बच्ची भी कहते हैं कि मुझे भी मेरे घर में बंधक की तरह बना करके रख दिया गया है, मुझे कोई पढ़ने नहीं देता, और जब मैं बोलती हूँ तो पापा कहते हैं बाद में पढ़ लेना। तो कहती है कि बाद में मतलब कि कभी नहीं। अब वह कितने साल की हो गई है? 12 साल की। मेरे तीनों भाई स्कूल जाते हैं, सब मुझसे छोटे हैं। बबलू जो मुझसे साल भर ही छोटा है, अपने जूठन बर्तन तक नहीं धोता। गुड्डू 9 साल का है, वह तो बबलू से ज़्यादा कामचोर है। मुन्नू 7 साल का है, वह बेचारा अक्सर बीमार ही रहा करता है। रीता 5 साल की है, मीता 3 और छुटकी साल भर की है, वह भी भात खाने लगी है। अब देखिए अपने घर में सबके बारे में बता रही है कि उसके जो 3 भाई हैं जो उससे छोटे हैं वो तीनों स्कूल जाते हैं, और उससे छोटी जो 2 बहनें हैं वो भी पढ़ने जाती हैं, और एक बहन बहुत छोटी है जो बस साल भर की है, जो घर में रहती है और वो चावल खाने लगी है। तो इसी पर कहती है कि मैं सबका काम करती हूँ। तो यहाँ वह कहती हैं कि उसके अलावा घर में कोई काम नहीं करता। उससे छोटा भाई जो है वो गुड्डू है, उसके बाद बबलू है और मुन्नू है, ये सब कोई काम नहीं करता, सिर्फ वही करते रहती है सबका। आगे कहती है मैं दिन भर घर के कामों में लगी रहती हूँ। पापा कहते हैं मैं माँ से भी अच्छी रोटियाँ बनाने लगी हूँ, लेकिन माँ की तरह सब्जी नहीं बन पाती, सो रोज़ डांट सुनती हूँ। अब पापा क्या कहते हैं कि तुम तो माँ से भी अच्छी रोटियाँ बना लेती हो, लेकिन सब्जी मेरे से नहीं बनता माँ की तरह, तो उस पर उसे डांट पड़ जाता है। वो छोटी सी बच्ची सारा दिन काम करती रहती है, तो अपनी जितनी व्यथा है, जो उसके मन में जो भरा हुआ है, जो दुख है, जो दर्द है, वो सभी वो प्रधानमंत्री जी को बता रही है। माँ कहती है मैं बनाना नहीं चाहती, सो बिगाड़ देती हूँ, लेकिन क्या करूँ, मुझसे हो ही नहीं पाता। अब वह छोटी लड़की क्या कहती है कि माँ कहती है कि मैं सब्जी बनाना ही नहीं चाहती, इसीलिए उसे क्या कर देती हूँ, बिगाड़ देती हूँ। बिगाड़ देना यानी कि बच्चों ख़राब कर देना, लेकिन उस छोटी बच्ची को आता ही नहीं है, तो वो ख़राब क्या करेगी? बनाने आता तब तो ख़राब करती, इसीलिए कहती है मुझे बनाने आता ही नहीं है तो मैं क्या ख़राब करूँगी।
सारे बर्तन मुझे ही मांजने पड़ते हैं। मुन्नू, रीता, मीता और अब छोटकी, सबको मैं ही टांगती रही हूँ। यानी सबको गोद में लेकर के मैं ही खिलाती रहती हूँ, घर के सारे काम भी करती हूँ, बच्चों को भी खिलाती हूँ। सबके कपड़े भी मुझे ही धोने पड़ते हैं। एक काम से दूसरे काम के बीच मुझे सुस्ताने का भी समय नहीं मिलता। सुस्ताना यानी आराम करना। तो कहती है, मैं सारा दिन इतना काम करती हूँ कि मुझे आराम करने का भी समय नहीं मिलता है। मैं बस काम ही काम करती रहती हूँ। फिर भी सब कहते हैं गुड्डी धीमर है। कहती है कि मैं इतना काम करती हूँ, फिर भी घर वाले क्या कहते हैं? गुड्डी धीमर है। धीमर यानी कि सुस्त। धीमर शब्द का क्या अर्थ होगा बच्चों? सुस्त। कहते हैं बहुत सुस्त है, कोई काम करती ही नहीं है। लेकिन सारे काम कौन करती है? गुड्डी ही करती है। ये तो किसी को दिखता ही नहीं। इसीलिए गुड्डी कहती है कि सारे काम मैं करती हूँ और सब कहते हैं कि मैं धीमर हूँ। पर साल के पहले वाले साल मामा जी की जिद पर मेरा नाम स्कूल में लिखवाया गया था। 1 महीने ही तो जा पाई, उसी समय छोटकी हो गई, सो माँ अकेले घर में नहीं चला पाई। मुझे स्कूल छोड़ देना पड़ा। मैंने माँ से कहा था मुझे भी पढ़ने दो। पापा ने सुना तो बोले कि जैसे घर में ही कखरा सीखा है वैसे ही आगे भी कुछ पढ़ ले। लेकिन घर में मुझे कौन पढ़ाएगा और कब? मैं अपनी मर्जी से स्कूल नहीं जा सकती, किसी से कुछ कह नहीं सकती। क्या यह सच है कि बंधुआ मजदूरों को छुड़ा दिया गया है? तो मुझे भी छुड़वा दीजिए ना। आपकी बेटी गीता गुड्डू। अब देखिए वह छोटी बच्ची क्या कहती है, पर साल के पहले वाले साल, है ना, उसका एडमिशन कहाँ हुआ था? एक स्कूल में। लेकिन वह 1 ही महीने पढ़ पाई थी कि उसकी छोटी बहन हो गई थी, जिस वजह से माँ अकेले घर को नहीं संभाल पाती थी। तो गुड्डी का पढ़ाई छुड़वा दिया गया। गुड्डी पढ़ना चाहती थी तो उसके पापा ने कहा घर में ही पढ़ लो। अब वो बेचारी क्या करे, पढ़ भी नहीं पाई और किसकी तरह रह गई? बंधुआ मजदूर की तरह। यानी वो घर के काम काजों में ही बंद करके रह गई, उसे पढ़ने का मौका ही नहीं दिया गया। तो इसीलिए वह कहती हैं कि जिस प्रकार आपने बंधुआ मजदूरों को छुड़वाया है, उसी तरह आप मुझे भी मेरे इस घर से, मेरे इन कामों से मुक्ति दिलवाइए, ताकि मैं अपनी पढ़ाई पूरी कर सकूं, है ना। देखिए यहाँ गुड्डी के अंदर पढ़ने की कितनी इच्छा है। तो बच्चों, जिस प्रकार गुड्डी पढ़ना चाहती है उसी प्रकार आपको भी मन और लगन के साथ पढ़ना चाहिए। अब यहाँ गुड्डी को मौका नहीं मिल रहा है पढ़ने का, लेकिन अभी के समय में आप लोगों को तो मौका मिल रहा है ना, तो उस मौके का फ़ायदा उठाइए। चलिए आगे देखते हैं कि क्या हुआ गुड्डी के साथ। हाय पप्पा तो आ गए। गुड्डी ने झट से चिट्ठी मोड़ कर छिपा ली, लीड को फिर खाट के नीचे ही फेंक दिया और दौड़ पड़ी। जल्दी दरवाज़ा नहीं खुला तो पप्पा बिगड़ने लगते हैं। अब झट से क्या की, वो जो लिखी थी चिट्ठी उसको मोड़ करके अपने पास छुपा ली और लीड को वहीं खाट के नीचे फेंक दी और झट से दरवाज़ा खोलने गई, क्योंकि अगर दरवाज़ा नहीं खुला तो पापा क्या हो जाएंगे? गुस्सा हो जाएंगे। दरवाज़ा खोली, दरवाज़ा खोलते ही पापा क्या पूछते हैं, माँ कहाँ है? गुड्डी बोली सोई है बरामदे में। वह हकलाकर बोली जैसे चोरी करते पकड़ी गई हो। अब वह तो चिट्ठी लिख रही थी तो वह घबरा गई थी, तो इसीलिए वह हकलाकर बोली कि माँ बरामदे में सो रही है, थोड़ा डर गई थी। पप्पा कहते हैं जा चाय बना ला। बनवा लो चाय बनवा लो। जितने दिन प्रधानमंत्री जी मुझे नहीं छुड़वा देते उतने दिन खटवा लो। अब देखिए मन में गुड्डी क्या कह रही है, बनवा लो चाय बनवा लो, काम करवा लो मुझसे, लेकिन ये मेरा पत्र प्रधानमंत्री जी को मिलेगा ना तो मुझे इन सारे कामों से छुट्टी मिल जाएगी और मैं फिर पढ़ाई लिखाई करूँगी। तब तक जो काम है वो करवा लो तुम लोग। बस अब उसकी आंख बजाकर पता लिख लेना है। और टिकट कहाँ से लाऊं? बिना टिकट के ही भेज देती हूँ, वे तो समझ ही जाएंगे। मेरे लिफाफे को खोलने के पहले ही
मेरी हालत भांप जाएंगी। माँ बाप के लिए चाय बनाकर ले जाते हुए उसके पैरों में फुर्ती सी आ गई और मन आनंद से भर गया। उसे लगने लगा जैसे उसकी मुक्ति की घोषणा में अधिक दिन बाकी नहीं है। अब देखिए, वो बहुत ही आनंदित थी, वो बहुत ही खुश थी कि जब मेरा यह पत्र प्रधानमंत्री जी को मिलेगा तो मुझे घर के इन कामों से मुक्ति मिल जाएगी और पढ़ाई का मौका मिल जाएगा। तो बच्चों, जैसा कि यह शीर्षक है जन्म बाधा, तो इस शीर्षक के माध्यम से देखिए, इसकी लेखिका है सुधा। इस शीर्षक के माध्यम से लेखिका ने जन्म बाधा बताया है कि किस प्रकार लड़कियों के जन्म और लड़कों के जन्म में अंतर है। लोग बेटियों के घर के कामों में उलझा देते हैं और बेटों को पढ़ने का पूरा मौका देते हैं। वो बेटियों की इच्छाओं को दबा देते हैं और बेटों की इच्छाओं को उजागर करते हैं, है ना। तो यहाँ पर यही बताया गया है कि किस प्रकार एक छोटी सी बच्ची जो पढ़ना चाहती है लेकिन घर के कामों में उलझ करके रह जाती है, उसे घर के लोग पढ़ने नहीं देते। लेकिन बच्चों, अब का जो समय है वह बहुत बदल गया है। अब बेटा बेटी में कोई अंतर नहीं रहा, अब लड़का लड़की में कोई अंतर नहीं रहा। माँ बाप जितना बेटे को आगे बढ़ने का मौका दे रहे हैं, वहीं बेटियों को भी आगे बढ़ने का मौका दे रहे हैं। तो हमें उस मौके का फ़ायदा उठाना चाहिए और मन लगन के साथ पढ़ाई करनी चाहिए, क्योंकि आज के समय में ये जन्म बाधा खत्म हो गई है। लेकिन कुछ ऐसे भी जगह हैं जहाँ ये चीज़ देखने को मिलती हैं, जहाँ लड़कियाँ जो हैं वह केवल मैट्रिक तक ही पढ़ाई कर पाती हैं। मैट्रिक के पढ़ाई के बाद या तो उनकी शादी हो जाती है या फिर वो गांव के कामों में उलझ करके रह जाती हैं। तो हमें उसे भी दूर करना है, हमें अपने समाज में लोगों को जागरूक करना है। तो ये कहानी आपको कैसी लगी, कमेंट करके बताना बिल्कुल ना भूलें। कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं इसी अध्याय के प्रश्न अभ्यास के साथ, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।